मकान बनाने के लिए 20,000 रुपया हम देते हैं रिपेयरिंग वर्क में। ऐसी कई योजनाएं। ऐसा नहीं है कि मेरा कोई रजिस्टर्ड मजदूर जो है वो इससे वंचित है। हाँ, अगर जानकारी के अभाव में वंचित है ये मैं मान सकता हूँ। 2,26,000 करोड़ के बजट में सैलरी में जितना आया हुआ, बाकी तो सब निर्माण कार्य नहीं हो रहा। तो ये तो फैक्ट है कि 70,000 करोड़ से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर से काम चल रहा है, उसमें मेरे मजदूर काम कर रहे हैं। मेरे 10 लाख का ऊपर का जो कॉस्ट होगा बिल्डिंग का, इसमें कौन सा है, उसमें भी मैकेनिज्म है। उसमें तो एक मेरा सिस्टम भी चल रहा है GIC या कुछ मैंने देखा है। लेकिन 10 लाख या 5 लाख के लिए जरूरी है तो मेरा कोई नहीं है, कोई बता देगा। प्रेस वार्ता में श्रम संसाधन विभाग के सेक्रेटरी विराजेंद्र जी, स्पेशल सेक्रेटरी, श्रम आयुक्त और सभी पदाधिकारीगण, इस प्रेस वार्ता में उपस्थित सभी हमारे मीडिया के बंधु, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के बंधुगण, ये बताते हुए आप सबों को खुशी हो रही है कि श्रम संसाधन विभाग जब से आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार चल रही है, तब से अनावरत ये श्रम लेबर डिपार्टमेंट वैसे श्रमिक जो संगठित क्षेत्र में हैं चाहे असंगठित क्षेत्र में हैं, और ऐसे युवा जो हमारे बिहार में जिनको कहीं से रोजगार की उपस्थिति नहीं रहती है, नहीं मिल पाता है, उन सबों की चिंता करते हुए जो गांव में रहते हैं, ये डिपार्टमेंट और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी और इनके नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसमें कई ऐसे काम, जन कल्याणी काम, श्रमिकों के लिए कल्याणी काम ऐसा हो रहा है जो आप लोगों के बीच में हम बताना चाहेंगे। डेटा के साथ भी हमारे सभी पदाधिकारी उपस्थित हैं। मित्रों, ये कहते हुए खुशी हो रही है कि आज श्रम संसाधन विभाग बिहार में इकलौता ऐसा विभाग है जो बिहार के वैसे अनछुए पहलुओं को टच करता है, छूता है, जो एक गुड गवर्नेंस सरकार की मंशा होती है, उस आधार पे चलने वाला, सबके सुख में सबके दुख में साथ रहने वाला विभाग है, सबके साथ चलने वाला ये विभाग है। उसी क्रम में कई ऐसे कल्याणकारी योजनाएं हैं जो हम लोग चला रहे हैं। विगत कुछ वर्षों से कई उपलब्धियां भी इसमें हासिल हुई हैं। श्रमिकों के कल्याण के लिए किए जा रहे कार्य में बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान राशि, बिहार राज्य के बाहर विदेशों में असंगठित क्षेत्र के में काम करने वाले मजदूर के दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को दी जाने वाली राशि पहले की अपेक्षा इस बार वृद्धि की गई है। मृत्यु की दशा में 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपया किया गया है। पहले 1 लाख था, अब अगर ऐसे हमारे श्रमिक जो जिनकी मृत्यु हो जाएगी उनको 1 लाख के बदला 2 लाख मिलेगा। दुर्घटना के फलस्वरूप अस्थायी पूर्ण अपंगता हो जाए, अगर दुर्घटना हो जाए वैसे श्रमिक की जो काम नहीं कर सकते, बस जिंदा रह सकते हैं, कोई काम नहीं, क्रिया भी नहीं कर सकते, उस दशा में वैसे मजदूरों को हम लोग 75,000 से बढ़ा के, पहले 75,000 की राशि सहायता मिलती थी, अब 1 लाख की राशि मिल रही है, बढ़ा के हम लोग 1 लाख की है। दुर्घटना हो जाए तो ऐसे लोगों को 2 लाख, अपंगता की स्थिति में 1 लाख, आंशिक अगर अपंगता हो जाए उसको भी हम सहायता करते हैं। इस वित्तीय वर्ष में ये कहते हुए आप लोगों को खुशी हो रही है कि 23 और 24 में 2,46,90,000 रुपया हम लोग वैसे श्रमिक को हम लोगों ने सहायता राशि प्रदान की है। 2024-25 में अब तक, चूँकि अभी वित्तीय वर्ष मेरा बाकी है, अभी तो शुरू ही हुआ है, लेकिन अभी भी हम लोग 132 लाभुकों में 1,59,90,000 रुपये की राशि प्रदान की है। एक शताब्दी योजना हम लोग चलाते हैं वैसे सभी मजदूर के लिए जो रजिस्टर्ड भी नहीं है,
जो संगठित और असंगठित क्षेत्र के दोनों मजदूर हैं, वैसे मजदूरों के लिए निःशक्ता एवं आंशिक निःशक्ता में दे अनुदान की राशि क्रमशः 1,30,000, 75,000, 35,000 से बढ़ाकर 2,50,000, 1,50,000 कर दिया गया है। जो पहले मिलता था उसमें वृद्धि की गई है, सरकार वृद्धि की है इस बार। वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 2,563 लाभुकों को 14,90,62,500 रुपये का अनुदान राशि हम लोगों ने सहायता मुहैया किया है। 14,99,62,500 की राशि प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक 2,215 लाभुकों को 11,27,25,000 की राशि प्रदान की गई है। इस वित्तीय वर्ष में कुल 63 लाभुक अभी तो चालू है। छात्रवृत्ति के अंतर्गत 2 लाख की राशि प्रदान की गई है। बिहार भवन एवं अन्य निर्माण का, जैसे हमारे वैसे श्रमिक जो मकान में काम करते हैं, जो ईंट पत्थर का काम करते हैं, जो कंक्रीट का काम करते हैं, वैसे हमारे जो श्रमिक हैं उनके लिए बिहार भवन एवं अन्य निर्माण कल्याण बोर्ड बना है, सरकार ने बनाई है। इसके अनुसार 16 तरह की योजनाओं का हम लोग लाभ देते हैं। वैसे मजदूर योजनाओं का प्रकार है 16 प्रकार की योजना का हम लोग लाभ देते हैं। निजी निर्माण प्रतिष्ठानों में बोर्ड को प्राप्त बकाया राशि का व्यय कल्याणकारी योजनाओं में किया जाता है। गत वित्तीय वर्ष में आपको मैं बता दूं कि ये जो राशि है ये 1% जो शेष की राशि है, जो हम लोग कलेक्शन करते हैं, जो मेरे श्रमिक जो काम करते हैं ईंट बालू कंक्रीट में, उनके खून पसीने से जो मकान तैयार होता है और जो मकान बनवाता है, उनसे हम लोग 1% पूरे बिल्डिंग का 1% शेष पैसा हम लेते हैं। पिछले बार 23-24 में हम लोग कलेक्शन किए थे 694 करोड़ 80 लाख रुपए, तथा बोर्ड द्वारा इसमें लाभुकों की जो संख्या थी 1,09,638 के बीच 622 करोड़ रुपया का सहायता राशि हम लोगों ने दिया था। जो मेरे रजिस्टर्ड लेबर हैं उनकी योजनाएं मेरे यहाँ चल रही हैं, सबको पता है, और किस कारण से किस इशू पे उनको हम सहायता देंगे ये सबको पता है। ये कम बेसी ज़्यादा होने का विषय मेरा नहीं है। अगर वो मेरे मजदूर हैं, मैं रजिस्टर्ड किया हूँ, और जो भी मेरे 16 तरह की योजनाएं हैं उनको हम लाभ देंगे ही देंगे, कम काहे के लिए होंगे। अगर ऐसा है कोई मेरा मजदूर जो जानकारी के अभाव में इस योजना का लाभ नहीं ले पाता है, तो उसके लिए हम लोग अभी हाल में ही, आज मेरे पास फाइल भी आया था, हम लोग प्रचार प्रसार का माध्यम इसको बढ़ा रहे हैं कि मेरे रजिस्टर्ड जो लेबर हैं उनको हम क्या क्या फायदा दे रहे हैं, किस किस योजनाओं में दे रहे हैं, किस किस कैटेगरी में दे रहे हैं, क्या क्या होने पे दे रहे हैं। जैसे बेटी की शादी होती है उसमें 50,000 रुपया देते हैं, और कई मेरे यहाँ है उसका मकान बनाने के लिए 20,000 रुपया हम देते हैं, रिपेयरिंग वर्क में देते हैं। ऐसी कई योजनाएं। ऐसा नहीं है कि मेरा कोई रजिस्टर्ड मजदूर जो है वो इससे वंचित है। हाँ, अगर जानकारी के अभाव में वंचित है ये मैं मान सकता हूँ, तो उसके लिए प्रचार प्रसार के लिए आगे हम लोग त्वरित कार्रवाई करके हम लोग चाह रहे हैं कि आने वाले दिनों में हर मजदूर को पता चले कि हमको सरकार क्या क्या लाभ दे रही है। सर एक क्वेश्चन है, लेकिन कॉमन सेंस की बात है, ये 690 करोड़ जो रुपया है लगभग 70,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी 1% लेते हैं, 100 में 1% लेते हैं, तो 70,000 करोड़ का ये डिसाइड करता है 1% कि करीब 70,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, जो काफ़ी नहीं है। कई ऐसी योजनाएं, हम तो वित्त विभाग का भी डाटा लेके आया था, बाकी उसमें कैटेगरी वाइज नहीं था कितना निर्माण में हुआ है। 2,26,000 करोड़ के बजट में सैलरी में जितना आया होगा, बाकी तो सब निर्माण काल में ही हो रहा। तो ये तो फैक्ट है कि 70,000 करोड़ से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर से काम हो रहा है, काम चल रहा है, उसमें मेरे मजदूर काम कर रहे हैं। मेरे मजदूर ही काम कर रहे हैं, ईटा का हो, भवन का हो, किसी डिपार्टमेंट का हो, चाहे रोड का हो, चाहे पुल का हो, पुलिया का हो, सब काम करते हैं। तो ये निश्चित रूप से ये 70,000 करोड़ से ज्यादा है। आने वाले समय में ये लक्ष्य हम लोग 1,500 करोड़ रुपया रखे हैं, और बिल्कुल हम लोग इसको अचीव करेंगे,
और बिहार जैसे राज्य में ये ज्यादा भी नहीं है। नहीं सर, आप निजी जैसे भी मकान की इसमें बात किए हैं कि निजी भी जो कंस्ट्रक्शन है उस पर भी सेस लगेगा। मैकेनिज्म क्या होगा? हाउ विल यू इम्पोज इट? अरे मिकेले 5 लाख से ऊपर का जो 5 लाख से लागत के ऊपर का जो बिल्डिंग बनाएगा, इसमें कौन 10 लाख का 10 लाख का ऊपर का जो कॉस्ट होगा बिल्डिंग का, इसमें कौन सा है? उसमें भी मैकेनिज्म है। उसमें तो एक मेरा सिस्टम भी चल रहा है GIC या कुछ मैंने देखा है। लेकिन 10 लाख या 5 लाख के लिए जरूरी है तो मेरा कोई इंजीनियर कोई बता देगा ये कि कितना बिल्डिंग लगा है। तो ये मैकेनिज्म की बात नहीं है, ये लोगों में अवेयरनेस की बात है कि ये 10 लाख से ऊपर का जो काम करे और जिस मजदूर के खून पसीना से अपना इमारत ताजमहल खड़ा करता है, उसके भलाई के लिए 1% से पैसा भी जमा करे। हम लोग ये चाहते हैं। हम लोग कोई टैक्स बोला वो काम हम लोग नहीं कर रहे हैं। ये अवेयरनेस आ रहा है कि भाई आप अगर किसी के मेहनत से ताजमहल में रहते हैं तो आप 1% उसके भलाई के लिए भी तो सोचिए। ये विभाग ये चाह रहा है समभाव, सबका साथ सबका विकास, इस भाव से हम चल रहे सर हैं। कोई एक घर बना रहा है जैसे सपोज उसमें 50 लाख लग गए, कोई कैटेगरी दुर्घटना में मौत हो जाए, दुर्घटना का कोई कैटेगरी है। एक्सीडेंट से भी मर सकता है, मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट में मर सकता है, बस से भी मर सकता है, कोई खड़ा है आके धक्का मार दिया वो भी मर। दुर्घटना तो दुर्घटना सारी स्थितियों में मिलेगी। मजदूरी की कैटेगरी क्या होगी? कौन मजदूर हो सकता है? नहीं मजदूर की मेरे यहाँ तो रजिस्टर्ड शताब्दी योजना के तहत तो हम सबको देते हैं। संगठित क्षेत्र के, असंगठित क्षेत्र के भी मजदूर को हम तो देते ही हैं। हम तो सभी मजदूर के लिए ये शताब्दी योजना के तहत दुर्घटना में हम लोग देते हैं। बहुत टाइम ऐसा होता है ज्यादा संख्या में किसी की जान जाती है तो सरकार आती है। ज्यादा संख्या में जान जाने की स्थिति क्या है? जो भी मजदूर हैं असंगठित क्षेत्र के तो उसमें हम कुछ देते हैं। ज्यादा हो या कम हो ये कोई विषय नहीं है सरकार के लिए, सब लाभान्वित होंगे। के लिए हम लोगों ने GIC पद्धति के माध्यम से कि आपका बिल्डिंग बना है तो उसका कॉस्ट कितना होगा, एक हम लोग नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ताकि ये राशि की वृद्धि हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचे जिसको ओवरलुक ये करे। पैसा जो श्रमिक का है 1% शेष का पैसा उसकी चोरी नहीं हो, इसके लिए हम लोग अलग अलग से व्यवस्था कर रहे हैं। GIC मैपिंग एक माध्यम है जिसके सहारे हम लोग टारगेट किए हैं कि ये कम से कम जस्ट डबल हो। 1500 करोड़ आने वाले वित्तीय वर्ष में ये 1% का शेष का जो पैसा है उसका वसूली का हम लोग टारगेट रखें। और आगे और कई ऐसी योजनाएं हैं जब पैसा मेरे पास आएगा उन श्रमिक के लिए और हम आगे काम करेंगे। उसमें कई सारी ऐसी योजनाएं हैं। अब बाल श्रम अधिनियम बना है केंद्र सरकार द्वारा। बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 में कई महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। बाल किशोर जैसे धावा दल हम लोगों ने बनाया, वैसे बच्चे जिनसे काम कराना बिल्कुल निषेध है, नहीं करा सकते, वैसे भी कुछ ऐसे प्रतिष्ठान के लोग हैं जो रखते हैं, उनका शोषण करते हैं। उसमें त्वरित गति से कार्रवाई हो, ऐसे बच्चों का कोई शोषण नहीं कर पाए, उस अधिनियम के तहत बहुत धावा दल और कई हमारे इस टाइप से जो प्रतिबंधित हैं जो हमेशा काम करते रहते हैं। बाल श्रमिकों के पुनर्वास प्रक्रिया की निगरानी रखने, अगर वैसे बच्चे जो रिस्क्यू हम करते हैं उनके लिए चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम एक बनाए हैं हम लोग, सॉफ्टवेयर वर्जन लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री राहत कोष से अब तक 2673 विमुक्त बच्चों को कुल 6,28,25,000 रुपये हम लोग सहायता राशि दे चुके हैं। वैसे बच्चे जो रिस्क्यू करके हम लोग लाए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के राहत कोष से। ये चूंकि ये श्रम विभाग के ही, ये मेरे विभाग के ही ऊपर दायित्व है, ये काम हम लोगों का है। और ये आपके चैनल के माध्यम से भी हम ये कहना चाहेंगे कि समाज में वैसे भी लोग जिनके ऊपर समाज का नैतिक दायित्व है, चाहे किसी रूप में हो, बच्चा किसी का बच्चा हो, मेरा बच्चा हो या आपका बच्चा, उसका शोषण नहीं हो, आप सबका दायित्व है। तो हम आप लोगों से आग्रह भी करेंगे कि इस तरह का कहीं अगर कुछ लगता है तो आप लोग टीवी पे दिखाइए या
हो तो सेक्रेटरी से, विभाग से बात करिए, ताकि ऐसे बच्चों को हम लोग रेस्क्यू करके उनके बाल शोषण से मुक्त कराया जाए। युवा तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र, हम लोग बिहार में पलायन रुके, इस दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि बिहार एक पलायन राज्य के रूप में देश के सभी स्टेट और बाहर के लोग भी इसको देखा करते हैं। उनका चश्मा है कि बिहार से लोग ज़्यादा पलायन करते हैं। ऐसे लोगों के लिए युवा तकनीकी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान केंद्र की स्थापना, जैसे आप सबको पता भी होगा, ITI हम लोग करवाए हैं। ITI के कुल 151 मेरे यहाँ इंस्टीट्यूट है, 113 सामान्य है, 38 महिला औद्योगिक क्षेत्र है, जिसमें कुल स्वीकृत सीट 32,772 बच्चों का सीट है। प्रतिवर्ष प्रशिक्षणार्थियों को नामांकन लिया जाता है। 2023 में 26,608 प्रशिक्षणार्थियों का नामांकन हुआ। राज्य में कुल 1227 और हमारे जो निजी, जो प्राइवेट के जो हमारे इंस्टीट्यूशन है ITI वाले, उनकी संख्या है 1227 संस्थान संचालित हैं, जिसमें वर्ष 2023 में 1,02,71 प्रशिक्षणार्थियों का नामांकन हुआ था। अब आए कि हम लोग स्किल्ड कर दिए ITI करा के, लेकिन यहाँ तक हम लोग नहीं छोड़ रहे हैं। उन बच्चों को रोजगार का अवसर मिले, आगे भविष्य उनका सुधर सके, उनके भविष्य में किसी तरह की परेशानी नहीं हो, किसी पे आश्रित रहना नहीं पड़े, इसके लिए हम लोग कई ऐसे औद्योगिक इंस्टीट्यूशन से, औद्योगिक संस्थान से हम लोग MOU साइन करवाए हैं। उद्योगों की मांग के अनुरूप युवाओं का कौशल वर्धन करने, उन्हें स्वावलंबी बनाने एवं रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रतिष्ठानों, उद्योगों के साथ एक करारनामा किया गया है अंतर्गत, जिसमें प्रशिक्षण भी चालू कर दिया गया है। वर्तमान में 423 प्रशिक्षणार्थी शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं सोलर लाइट को कैसे बनाया जाए। बिहार कौशल मिशन, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार कौशल मिशन 16 सहयोगी विभागों को लगभग 2,500 प्रशिक्षण केंद्रों का सहयोग से राज्य के लगभग 31 लाख युवाओं को प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है चुका है, जिसमें लगभग 22.50 लाख का सफल प्रमाणीकरण भी किया जा चुका है। यानी 31 लाख जो बच्चे हमारे बिहार कौशल मिशन के तहत जो मेरे यहाँ स्किल्ड होने के लिए एडमिशन लिया था, उसमें 22.5 लाख बच्चों को हम लोग प्रमाण पत्र भी दे दिए स्किल्ड का। अब सतत प्रयासों से प्रशिक्षण कार्यक्रम में महिलाओं की भी भागीदारी की काफी बढ़ाया गया है, जो 45% से ज्यादा हो गया है। साथ ही अब तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार लगभग 3 लाख लोग रोजगार से जुड़ चुके हैं। वैसी हमारे बच्चियां, मेरी माताएं, बहनें करीब 3 लाख जुड़ चुकी हैं रोजगार से। संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम, बिहार कौशल मिशन द्वारा बिहार विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम तहत कुशल युवा प्रोग्राम, KYP, डोमेन स्किल, RPM, RTD, GST, टैली, ऐसे कई कार्यक्रम संचालित हैं। इस वित्तीय वर्ष अब तक 2,22,602 प्रशिक्षणार्थी नामांकन ले चुके हैं। मेगा स्किल सेंटर, मेगा स्किल सेंटर की स्थापना माननीय मुख्यमंत्री 7 निश्चय 2 में 38 जिलों में स्किल सेंटर की स्थापना की परिकल्पना की गई है, ताकि राज्य में युवाओं को लगातार बदलते औद्योगिक परिदृश्य के अनुसार दिन पर दिन कुछ न कुछ टेक्नोलॉजी बदलते जा रही है, एडवांस होते जा रही है, तो हर जिला में मेगा स्किल सेंटर खोलने की परिकल्पना माननीय मुख्यमंत्री जी के 7 निश्चय 2 में ये संकल्पित है सरकार। और इसके अंतर्गत 38 जिलों में मेगा स्किल सेंटर की स्थापना की गई है, ताकि राज्य के युवाओं को लगातार मिल सके। इस वित्तीय वर्ष के अंत तक योजनाओं के क्रियान्वयन शुरू भी कर दिया जाएगा। इस वर्ष के अंत तक जो लक्ष्य रखा गया है,
जिस संदर्भ में विभागीय स्तर पर तैयारी की जा रही है। प्रवासी परामर्श सह पंजीकरण केंद्र की स्थापना। आप सोच सकते हैं, मेरे बच्चे बिहार से बाहर जाते हैं, तो बिहार से बाहर जाते हैं तो कहीं कहीं लैंग्वेज की परेशानी होती है। स्किल्ड है ऐसा नहीं, बट वहाँ का जो बोली भाषा है उसमें कुछ डिफ्रेंशन होता है, नहीं समझ पाते हैं। उसके लिए भी सरकार और श्रम विभाग व्यवस्था में लगी है। संकल्प योजना के अंतर्गत राज्य में 10 चयनित जिलों में देश के चुनिंदा 10 औद्योगिक शहरों में प्रवासी परामर्श सह पंजीकरण केंद्र, माइग्रेशन काउंसलिंग कम रजिस्ट्रेशन सेंटर MCRCS की स्थापना की जा रही है, जिनके पूरा होने के उपरांत प्रवासी मजदूरों एवं कौशल प्रशिक्षार्थियों को इन केंद्रों के माध्यम से रोजगार एवं प्रशिक्षण हेतु उचित मार्गदर्शन की सहायता सुनिश्चित की जाएगी। 10 मेरे यहाँ रहेगा और 10 बाहर रहेंगे। कहीं भी कोई जाए तो अगर किसी तरह की दिक्कत हो तो वहां जाके वो प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है। इसके लिए भी व्यवस्था, यानी कहीं से स्किल्ड करके एडमिशन लेके प्रशिक्षण करके और प्रशिक्षण करके रोजगार का अवसर देने में भी जो जहाँ तहाँ जो प्रॉब्लम भाषा का, कल्चर का, वहाँ जाने का, कंपनी का कुछ, उसमें सब में वहाँ तक ये सरकार युवाओं को अंतिम अपने बल पे खड़ा करने के लिए, युवाओं का बल तभी होगा युवाओं का हल, उस प्रयास के तहत युवाओं को रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराना। नियोजन सह व्यवसायिक मार्गदर्शन योजना के अंतर्गत रोजगार इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए निजी क्षेत्र के नियोजकों को आमंत्रित कर प्रत्येक जिला में नियोजन सह व्यवसायिक मार्गदर्शन मेला एवं जॉब कैंप का आयोजन कर युवाओं को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में नियोजन मेला के माध्यम से कुल 25,951 एवं जॉब कैंप के माध्यम से 31,784 युवाओं को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया गया है। स्टडी किट, वैसे हमारे जो बच्चे हैं जिनके पास पढ़ने के लिए कोई स्टडी किट नहीं है, असक्षम है, वैसे बच्चों के लिए इस योजना के तहत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को निःशुल्क स्टडी किट उपलब्ध कराया जाता है, जिसके लिए वार्षिक पारिवारिक आय 1,80,000 से कम होना चाहिए। विगत वित्तीय वर्ष में कुल 24 और 36 अभ्यर्थियों को निःशुल्क स्टडी किट उपलब्ध कराया गया है। स्वरोजगार 338 प्रतिष्ठानों से एकनामा किया गया है, जिसके अंतर्गत 2365 ऐसे हमारे बच्चे हैं जिनको ऑन जॉब ट्रेनिंग, जिनको ट्रेनिंग हम लोग देते हैं, अगर डिमांड किसमें हुआ उसमें वो स्किल्ड नहीं है या उसको परेशानी है, वो बोलने की परेशानी है, उसके लिए ऑन जॉब ट्रेनिंग हम लोग भी कराते हैं उन बच्चों को। उसमें अभी तक 2365 बच्चे हमारे अभी तक आए हैं। हम लोगों ने टाटा के साथ, टाटा को सब जानते हैं, क्योंकि दिनों दिन, एक बार एक जमाना था जब हम लोग कंप्यूटर टाइप करते थे हाथ से, अब हम कंप्यूटर से टाइप कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, तो ये इस स्पर्धा में हम लोगों ने टाटा के साथ एग्रीमेंट किया है और टाटा ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए हम लोगों के साथ काम कर रही है। 4,000 करोड़ का एमओयू साइन है, उसमें 88% टाटा वाला देता है और 12% बिहार सरकार देती है। सेंटर ऑफ माननीय मुख्यमंत्री 7 निश्चय 2 के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने निश्चय किया था कि एक ऐसी योजना चलाओ, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। इस योजना के तहत राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में इंडस्ट्री मॉडर्नाइज करने के लिए प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाने की नियमित एकरारनामा किया गया है। इसके तहत संस्थानों में 23 तरह ट्रेड के 23 ट्रेड, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, प्रिंट वाला हो गया, सिविल हो गया और कई ऐसे हमारे जो ट्रेड हैं, 23 तरह के ट्रेड की पढ़ाई होती है, जिसमें रोबोट का भी अब हम लोग शिक्षा देने जा रहे हैं। सेंटर ऑफ जो एक्सीलेंस बन रहा है,
क्योंकि आने वाले वैश्विक पटल पे मेरे बच्चे इतना स्किल्ड रहें कि इनको रोजगार के अवसर तलाशने में किसी तरह की परेशानी नहीं हो। इसको ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के 7 निश्चय 2 में युवा शक्ति बिहार की प्रगति कार्यक्रम के तहत ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उसमें हम लोग शिक्षा दे रहे हैं रोबोट का, बैटरी इलेक्ट्रॉनिक का, वाहन का, उन्नत वाहन, ऑटोमोबाइल, तकनीकी, उन्नत मशीन, IT, OT डिजाइनिंग, और मैंने 3D जो अभी 3D 4D अब तो आने लगा, 4D अब तो 3D लगता है कुछ समय के बाद अब 4D आ जाएगा। उस तरह 3D मैन्युफैक्चरिंग में भी हम लोग अपना इस तरह का भी ट्रेड हम लोग ITI के बच्चों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में दे रहे हैं। वर्तमान के प्रथम चरण में 60 औद्योगिक प्रशिक्षण सेंटर ITI के टाटा ने बना के तैयार कर दिया है। उसका उद्घाटन करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी से उद्घाटन के लिए हम लोग फाइल बढ़ा भी दिए हैं। जैसे ही सहमति मिलेगी तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का हम लोग उद्घाटन भी कराएंगे, और 89 संस्थान जो मेरे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो बनाए जा रहे हैं उनमें नियमित कार्रवाई की जा रही है। हम लोग टारगेट रखें कि आने वाले वित्तीय वर्ष में 89 को भी हम लोग पूरा कर लेंगे। प्रथम चरण के कुल 2970 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। वर्तमान में 3600 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षित प्राप्त कर रहे हैं। कुल 2450 प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं का प्लेसमेंट भी हो चुका है। 3600 ने मेरे यहाँ एडमिशन लेके पढ़ाई की, जिसमें 2450 बच्चों को हम लोगों ने प्लेसमेंट कराया, यानी रोजगार का अवसर भी हम लोगों ने दे दिया है। PM विश्वकर्मा योजना, PM विश्वकर्मा योजना जो स्वतः स्किल्ड होते हैं, माननीय मुख्यमंत्री और नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है। जैसे आप देखते हो कि गांव में जिसे कुम्हार होता है तो कुम्हार उच्चाक पे बनाता है, उसके लिए कहीं स्किल्ड अमेरिका इंग्लैंड नहीं जाता है, वो गर्भ से ही पैदा होता है और वो हुनर सीख लेता है। वैसे बच्चा और आगे जाएं, इस वैश्विक पटल पे अपना उपस्थिति दर्ज कराएं, करा सकें, इसके लिए PM ने विश्वकर्मा योजना चलाई है, लागू किया गया। इस योजना में बस 2023 में इस योजना के तहत 18 तरह के कारीगरों को, शिल्पकारों को यथा बढ़ई, सुनार, धोबी, लोहार इत्यादि को विश्वकर्मा के रूप में मान्यता दी जाएगी। वो जो बनेंगे उनको अब बढ़ई लोहार हम नहीं कहेंगे, उनको हीन भावना से नहीं देखेंगे। ये दोनों प्रधानमंत्री आदरणीय नीतीश मुख्यमंत्री, दोनों मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आया कि नहीं, वैसे बच्चे जो हमारे विश्वकर्मा योजना के तहत आएंगे उनका नाम हम लोग रखेंगे विश्वकर्मा, उनकी मान्यता दी जाएगी। इस योजना के तहत राज्य में 147 राजकीय जो हमारे ITI के इंस्टीट्यूशन हैं उनका पंजीयन भी करा लिया गया है, तथा 12 संस्थानों में प्रशिक्षण प्रारंभ भी हम लोग करवा दिए हैं विश्वकर्मा योजना के तहत। PM सूर्य योजना, प्रधानमंत्री सूर्य योजना, भारत सरकार द्वारा एक प्रधानमंत्री का एक सपना है कि आने वाले समय में हर घर में मुफ्त बिजली मिले। बिजली के लिए कोई पैसा अतिरिक्त किसी परिवार को नहीं देना पड़े, इसके लिए सोलर लाइट, सन के लाइट से सोलर लाइट करना है। लेकिन एक विषय आया है कि अगर हर घर में ये सोलर लाइट लग जाएगा तो उस बनाने वाले फिर कहाँ से आएंगे, उसमें जो कोई गड़बड़ी आएगी वो लड़के फिर कहाँ से आएंगे, एक परेशानी आएगी। तो मुख्यमंत्री जी ने चिंता व्यक्त की है कि भाई PM योजना के तहत और प्रधानमंत्री जी ने हम लोग पहले से जो आने वाला समय उसके लिए हम लोग वैसे बच्चों को स्किल्ड करके सोलर लाइट का जो सिस्टम होगा बनाने का, बिजली प्रोडक्शन करने का, बिजली डिस्ट्रीब्यूशन करने का सोलर लाइट का, उसको हम लोग स्किल्ड करेंगे। इसके लिए पहले से ही हम लोग भारत सरकार द्वारा छत क्षमता को अपनाने एवं आवासीय घरों को अपनी बिजली पैदा करने के लिए सशक्त बनाने के उद्देश्य से दिनांक 29 फरवरी 2024 को PM सूर्य घर मुफ्त बिजली